आज आप लोगों का फर्स्ट सेशन है जो कि निबंध यानी कि एस्से के ऊपर है। जिसको कुछ लिखना है वो लिख लीजिएगा मेरे बोलते हुए, नहीं लिखना है तो सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना है कोई इशू नहीं है, सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है, आवाज सभी को साफ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 का पहला टॉपिक एस्से या निबंध। सबसे पहले समझते हैं पेपर 2 है क्या। पेपर 2 आप लोगों की कुछ क्षमताएं जानने के लिए कंडक्ट कराया जाता है कि आप लोगों के अंदर कुछ प्रतिभाएं हैं, कुछ क्षमताएं हैं या नहीं है। जिनमें से एक क्षमता है कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या आप कम्युनिकेट कर पाते हो। दूसरा है एनालिटिकल स्किल, क्या आप चीजों को एनालाइज कर पाते हो या नहीं। तीसरा है जजमेंट, क्या आप चीजों को जज कर पाते हो, सिचुएशंस को जज कर पाते हो या नहीं। क्या आपका झुकाव किसी एक तरफ तो नहीं होता, क्या एक बैलेंस अप्रोच लेकर के आप चल सकते हो। तो ऐसी ही कुछ क्षमताओं, कुछ स्किल्स को जांचने के लिए आपका पेपर 2 कराया जाता है। जब हम बात करते हैं निबंध की, एस्से की, तो ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अब कम्युनिकेशन जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। एक, ठीक है, एक जो वर्टिकल चलता है, दूसरा जो हॉरिजॉन्टल चलता है। हम यहाँ पे बात करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ हायरार्की। सभी को पता है हायरार्की क्या होती है, रैंक्स हायरार्की। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ हमारी रैंक्स जो होती हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे स्कूल में हो, हमारी लाइफ में हो, या गवर्नमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। रैंक्स मतलब अथॉरिटी, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। हम सीएपीएफ में बात कर रहे हैं तो सीएपीएफ में ही बात करें। सीएपीएफ में रैंक करार के आप लोगों को पता है, सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, सिपाही, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, उससे ऊपर आता है इंस्पेक्टर। कुछ फोर्सेज में आता है सूबेदार मेजर, कुछ में नहीं आता, कुछ में आता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक पोस्ट आती है जिसे बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। उसके ऊपर आता है डेप्यूटी कमांडेंट। उसके ऊपर आता है सेकंड इन कमांड, 2IC, सेकंड इन कमांड। कुछ फोर्सेज में सेकंड इन कमांड होता है, कुछ फोर्सेज में सीधा कमांडेंट आता है। ठीक है, सेकंड इन कमांड के बाद आता है कमांडेंट। जिन फोर्सेज में सेकंड इन कमांड नहीं होता वहां पे आता है सीनियर कमांडेंट। ठीक है, उसके ऊपर आता है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। उसके ऊपर आता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। उसके ऊपर आता है एडीजी, और उसके ऊपर आता है डीजी, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो सिपाही, मुख्य सिपाही, उसके ऊपर आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि सहायक सब इंस्पेक्टर, या फिर सहायक उप निरीक्षक। फिर आता है उप निरीक्षक, फिर आता है निरीक्षक, फिर आता है सूबेदार, फिर उसके ऊपर आता है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट यानी सहायक संदेशक। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऊपर तक जा सकते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन में बात करते हैं, कम्युनिकेशन हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। जब हम हायरार्की में बात करते हैं तो हम बात करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन की। अब हायरार्की नीचे से ऊपर जाते भी हुए भी है और नीचे ऊपर से नीचे आते हुए भी है। अब हमने सिपाही से डीजी तक की बात की, तो डीजी से सिपाही तक की बात करेंगे, वो भी तो हायरार्की ही होगी। तो कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर डीजी अपनी कोई बात सिपाही तक पहुंचाना चाहे तो वो टॉप डाउन अप्रोच होगी, ऊपर से नीचे की तरफ।
और सिपाही डीजी तक बात पहुंचाना चाहे तो वो बॉटम अप अप्रोच होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन में दो पार्ट का ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेशन बॉटम अप अप्रोच पे है या टॉप डाउन अप्रोच पे है। तो ऐसे निबंध वो बॉटम अप अप्रोच होता है या टॉप डाउन अप्रोच होता है कम्युनिकेशन में? टॉप डाउन। चलिए, टॉप डाउन अप्रोच होता है, आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है। माइक बंद करिए प्लीज। नहीं, बॉटम अप अप्रोच नहीं होता, बॉटम अप अप्रोच रिपोर्ट होती है, ऐसे टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच को कैसे पहचानते हैं? टॉप डाउन अप्रोच एक्सप्लेनेटरी होती है, यानी उसमें चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, मुद्दों को एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें छोटी छोटी डिटेल भी एक्सप्लेन की जाती है। क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं, एक निबंध में, एक एस्से में हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी कोई ये एस्से पढ़ रहा होगा, जो भी कोई ये एस्से पढ़ रहा होगा, उसे उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर कोई जानकारी नहीं है, ही और शी है जीरो नॉलेज अबाउट इट। तो हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बॉटम अप अप्रोच पे चलेंगे तो हम चीजों को एक्सप्लेन ना करके कंसाइज करेंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि हमसे ऊपर जो अधिकारी बैठा हुआ है उसे पहले से कुछ चीजों की, बेसिक चीजों की जानकारी है और हम उन्हें कंसाइज करते हुए ले जाएंगे। तो जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, जब हम बॉटम अप अप्रोच बात करते हैं तो हम उसे कंसाइज करते हैं। ठीक है, एक तरफ एक्सप्लेनेशन है, दूसरी तरफ कंसाइज है। अब छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जब कोई ऑर्डर निकलता है पूरी फोर्स के लिए तो क्या वो एक्सप्लेनेटरी होता है? उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन की जाती है। और जब एक रिपोर्ट लिखी जाती है तो क्या उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं? जैसे जैसे वो लेवल पे बढ़ती रहती है, आपने एक रिपोर्ट लिखी सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर ने लिखी इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर ने लिखी एसी के लिए, एसी ने लिखी टू आईसी के लिए, टू आईसी ने लिखी कमांडेंट के लिए, कमांडेंट ने लिखी डीआईजी के लिए, डीआईजी ने लिखी आईजी के लिए, आईजी ने लिखी एडीजी के लिए, एडीजी ने लिखी डीजी के लिए। तो क्या हर बार वो रिपोर्ट छोटी होती जाएगी, कंसाइज होती जाएगी? लेकिन जब एक ऑर्डर पास होता है तो वो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, वो और एक्सप्लेन होता जाता है। तो जो हम ऐसे में लेकर के चलेंगे, हम यही अप्रोच लेकर के चलेंगे कि हम इसे मान करके चलेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये चीज आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम ये मान करके चलेंगे कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है और इसमें हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे सबको। हम ये मान करके चलेंगे किसी को कोई जानकारी नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही सामने वाले को पता चलेगा सिर्फ। तो जब हम ऐसा सोच करके चल रहे होंगे कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, सब कुछ उसे बताना है, तो हमें टॉपिक के, सब्जेक्ट के, विषय के बारे में एक एक चीज बतानी पड़ेगी। विषय क्या है, विषय क्यों है, विषय का इंपैक्ट क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बताना पड़ेगा। क्योंकि हम तो ये मान करके चल रहे हैं उसे कुछ नहीं पता। तो ऐसे हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, निबंध हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा कि उसमें एक एक चीज हम बताएंगे। अभी तक हम सीएपीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सीएपीएफ कैसे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 300 शब्द होते हैं तो हमें बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों की सीमा है। हम तो एक एस्से की बात कर रहे हैं कि निबंध क्या होता है। वो 2000 शब्दों का हो सकता है, 5000 शब्दों का हो सकता है, 10,000 शब्दों का हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 300 शब्द है, तो हमें तो उसे बहुत छोटा करके, कंसाइज करके लिखना पड़ेगा। तो हम निबंध से क्या समझते हैं कि हमें एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है, सामने वाले का नॉलेज बेस जीरो मान करके चलना है, और हम ये मान करके चलेंगे कि हमारा एस्से पढ़ने के बाद उसे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, उसे एक एक चीज समझ में आ जाए।
ठीक है। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिखते हो, किसी विषय पे निबंध लिखते हो, उसे आप एक 6th 7th 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो, तो उसे वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, उसे वो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, ये टॉपिक है क्या। अगर आप ऐसा ऐसे लिखने में, ऐसा निबंध लिखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका निबंध एक अच्छा निबंध कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीएपीएफ के ऐसे की, जो आप लोगों के पेपर 2 में ऐसे आए। उसमें पहली बात, आप लोगों को 4 निबंध लिखने होते हैं, 4 एस्सेज। हर एक की शब्दों की सीमा 300 शब्द होती है। पहली बात, आपको एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सीमा शब्द का मतलब क्या है, लिमिट क्या होती है। तो लिमिट का मतलब, अगर आप सड़क पे चल रहे हो और वहां पे लिखा हुआ है कि सड़क पे चलने की जो रफ्तार की सीमा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 99 98 95 नहीं चल सकते, ये तो नहीं है ना उसकी। बस उसका कहना ये है कि आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते, 100 से नीचे आप कितना भी रह सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हमें सीमा को पहचानना पड़ेगा कि शब्दों की सीमा का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि 300 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना, चाहो तो उससे थोड़ा कम लिख सकते हो। तो कभी भी पूरे 300 शब्द करने की कोशिश ना करें। अगर आपका एक अच्छा निबंध 270 275 280 शब्दों में हो जा रहा है, तो वो सफिशियंट है। ठीक है, पूरे 300 शब्द करने की कोशिश ना करें। 280 285 तक भी खत्म कर दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कैसे कैसे निबंध पूछे जाते हैं। देखो, निबंध के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एस्से जो हैं, वो काफी प्रकार के होते हैं। लेकिन सीएपीएफ एग्जाम हिस्ट्री को देखते हुए हम केवल 2 या 3 प्रकार के एस्से ही तैयार करते हैं, निबंध ही तैयार करते हैं, क्योंकि वैसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला है असर्टिव एस्सेज। लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो काफी हो जाएगा। समझने आए हो समझ लो, लिखना प्रैक्टिस कर दो, कल लिखवाऊंगा भी तब लिख लेना। ठीक है, पहला है असर्टिव एस्सेज। दूसरा है आर्ग्यूमेंटेटिव एस्सेज। और तीसरा है प्रॉब्लमैटिक या फिर एक्सप्लेनेटरी एस्से। इन दोनों को हम एक ही कैटेगरी में लेके चलेंगे। पहले मैं इन्हें अलग अलग पढ़ाया करता था, लेकिन अब इन्हें अलग अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने अपना ढंग बदल दिया है। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक या फिर एक्सप्लेनेटरी एस्से, इन दोनों को हम एक ही कैटेगरी में लेके चलेंगे। तो हम केवल ये 3 ही पढ़ेंगे। अगर इन्हें सब्जेक्ट वाइज डिफाइन किया जाए तो अलग अलग हो सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज एसेज, अगर इनका टाइप हम सब्जेक्ट वाइज लेके चले, लाइक करंट अफेयर बेस्ड ऐसे हो सकता है, सोशियो पॉलिटिकल एसेज हो सकता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एसेज हो सकता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एसेज हो सकता है। लेकिन वो सब्जेक्टिव है, वो कोर एरियाज हैं, हम उन्हें अलग ही रखेंगे। ठीक है, वो सब्जेक्टिव तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन हम 3 तरीके के ऐसे को लेकर के चलेंगे। असर्टिव ऐसे, यानी कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाएगी जिसमें कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। समझते हो, एक ऐसी स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखने के लिए दे दी जाए जिसमें कोई स्टेटमेंट में कोई ना तो प्रश्न है, ना कोई समस्या है, ना कोई आर्ग्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है उसमें। देखें ऐसे ऐसे। अगर मैं आपसे लिखने को कह दूं जल है तो कल है, कोई क्वेश्चन है इसमें, प्रॉब्लम भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है।
तो असर्टिव ऐसे में एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी जो सिर्फ आपको एक तरीके से एक्सप्लेन ही करनी है थ्रू आउट द बॉडी। ऐसे टॉपिक्स आप लोगों ने देखे हैं प्रीवियस ईयर में? किसी ने प्रीवियस ईयर खोल के देखे हैं? पहले मुझे ये बताइए, किसी ने प्रीवियस ईयर खोल के देखे हैं? दिनेश बसेरा जी, बताइए इसका कोई और एग्जांपल। सर एग्जाम्पल तो अभी एज ऑफ नाउ ध्यान में नहीं कोई, बट सर ऐसे काफी तो हैं तो सही। 2015 तक के देखे थे मैंने। तो 2015 तक ही मैंने लिस्ट तो आप लोगों को पूरी प्रोवाइड करा रखी है ना पीवाईक्यूज की। यस सर। सर पिछले साल देखे थे, अभी एज ऑफ नाउ रिसेंट नहीं देखे बस। आप लोगों को कुछ भी चीजें फ्री में प्रोवाइड करा दो, आप लोग देखते ही नहीं हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दी अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, ये तो आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया, ये तो आर्ग्यूमेंट है। और बताइए कोई, लिख सकते हैं आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ तब तक, क्योंकि समझाना है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर में ही मिल गए ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, तो इन्हें असर्टिव एसेज बोलते हैं। इन्हें लिखना भी हम सिखाएंगे। पहले दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा है आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि जहां आपसे दो पक्षों के बीच में वो चाहता है कि तुलना हो, दो पक्षों के बीच में तुलना हो, या फिर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिसके एक पक्ष में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो और वो चाहता हो कि आप दूसरे पक्ष को सोच करके लिखें। ऐसे ऐसे आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। वर्क फ्रॉम होम, बोन और बेन, मिला है। रिजर्वेशन सप्रेसिस सिविल डैमनिज्म, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। नहीं सर, फिलोसफिकल असर्टिव होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते। जो आइडियोलॉजी पे पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ पे पूछे जाते हैं, वो सब असर्टिव एसेज होता है। ऑनलाइन एजुकेशन तो समझ में आ गया, आप लोगों को देखने को मिल गए। अब तीसरे पे चलते हैं, प्रॉब्लमैटिक या एक्सप्लेनेटरी। इनके अलावा जितने भी एसेज हैं वो सारे किसमें आते हैं? या तो वो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने को कही जा रही है। इसीलिए हमने दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन ही की जाती है। क्योंकि जो उनका डायनेमिक स्ट्रक्चर है वो भी यूपीएससी ने इस तरीके से बना के पूछना शुरू कर दिया है कि प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन ही करना पड़ता है। इसीलिए हमने दोनों को एक जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ensuring social justice is a human right, what can be done to stop wars। इन सारों में एक क्वेश्चन है जो आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर करना है। तो तीनों एक एक समझ में आए, एक एक दो दो एग्जांपल के साथ में, आप लोगों के प्रीवियस ईयर में है सारे के सारे।
आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो कौन सा कहां पे पूछा जा रहा है? अरे कैटेगराइजेशन तो कर सकते हो ना प्रीवियस ईयर को देख करके कि ये वाला टॉपिक ऐसे है, ये वाला टॉपिक ऐसे है। इस कैटेगराइजेशन को कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लोड मत लेना अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो। ठीक है, तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि मेरा काम है वो बताना। आपको तो लिखना आने से मतलब। चलिए अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर डेफिनेशन में बाद में चलेंगे, पहले पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट क्या क्या होते हैं ऐसे के? बहुत सिंपल 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। 3 पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जब हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं इन पार्ट्स को, तो इंट्रोडक्शन ऐसे का ऐसा ही रहता है। बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक है लिंकिंग पैरा और दूसरा है मेन बॉडी। और कंक्लूजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कभी कभी सिर्फ कंक्लूजन में और कभी कभी वे फॉरवर्ड। कभी हमें वे फॉरवर्ड लिखना होता है, कभी हमें कंक्लूजन लिखना होता है। वो मैं आगे बताऊंगा किस ऐसे में वे फॉरवर्ड लिखना है, किस में कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल पार्ट है। अब स्ट्रक्चर हम वर्ड लिमिट के हिसाब से देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर हम क्या रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 60 वर्ड्स का, 60 शब्दों का इंट्रोडक्शन एक लिखें। ठीक है, लिंकिंग पैरा अराउंड 30 वर्ड, 30 शब्दों के आसपास। मेन बॉडी में 3 पैरा हम लिखेंगे, 3 पैराग्राफ हम लिखेंगे, जिसमें 40 से 60 शब्द हो सकते हैं। 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मेन बॉडी के 3 पैरा है, तीनों ही हम 40 से 60 शब्दों के बीच में लिखेंगे। कितने शब्द हो गए भाई आपके, अगर 60 के हिसाब से भी चलें? अगर हम 60 के हिसाब से चलते हैं तो कितने शब्द हो गए अराउंड? 270 270 के आसपास। और बाकी 30 शब्दों में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे कि जो हमने 40 से 60 शब्द का गैप लिया है, उसमें हम कोशिश क्या करेंगे कि हम वो 45 से 50 पे खत्म करें। 40 से 60 का सिर्फ गैप दिया है, कोशिश करेंगे कि 45 से 50 से ही खत्म करें। और इंट्रोडक्शन में भी मैंने 60 कहा है, आप 50 से 60 लेकर के चलिए। लिंकिंग पैरा में मैंने 30 कहा है, आप 25 से 35 लेकर के चलिए। मेन बॉडी के तीनों पैरा को आप 40 से 60 के बीच में लेकर के चलिए, और कंक्लूजन को आप 30 से 50 के बीच में लेकर के चलिए। तो आपका ऐसे अराउंड 280 शब्दों के आसपास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। आप ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये तो एक स्टैंडर्ड मुझे बताना पड़ रहा है कि आप फिर बाद में पूछोगे कितना बड़ा लिखें कितना छोटा लिखें, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन मैंने दे दिया। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस कोशिश लास्ट में यही करनी है कि 300 शब्दों से पार ना हो। और ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर को पता 100% चलेगा। वो दिन में 50 कॉपी चेक कर रहा है, उसे देखते ही पता चल जाता है कितने शब्दों में लिखा। ठीक है, वो कभी आपके वर्ड काउंट नहीं करता, वो आपकी 2 लाइन देखेगा, 8 वर्ड एक लाइन में है, 7 वर्ड एक लाइन में, मान लेगा एवरेज 8 वर्ड आपके एक लाइन में है, और ऊपर से नीचे तक देखेगा एक पेज पे 10 लाइन लिख रखी है, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपके एक पेज पे 80 वर्ड के आसपास। फिर वो आपके पेज देख लेगा, 4 पेज पे लिख रखा है, 8 गुना 4 32, 320 शब्दों में है, ठुक गए पेनल्टी। ये तो कैलकुलेशन हम करके दिखा रहे हैं, उन्हें देख के पता चल जाता है, क्योंकि वो सारा दिन यही काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज में। हम कोशिश करेंगे कि 300 शब्दों से ऊपर कभी ना जाए। क्लियर है?
अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो मैं यहां कंफ्यूज करने नहीं आया हूं, बातों को समझना मेरी। अगर मैं आपको 1000 चीजें सिखाऊं, ये इसमें ये कर लेना, इसमें ये भी कर सकते हो, उसमें वो भी कर सकते हो, इसमें ऐसे कर लेना, उसमें वैसे कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बताएगा कि हम आपको इंट्रोडक्शन लिखने के 5 तरीके बताते हैं, कोई 10 तरीके बताते हैं, कोई 20 तरीके बताते हैं। क्या जादू का खेल करने नहीं जा रहे हो? ठीक है, नए नए ट्रिक्स सीखने नहीं जा रहे हो। अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखो, कंफ्यूजन अपने अंदर मत आने दो कि मैं इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखूंगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस अगर एक ही चीज की करोगे तभी परफेक्ट हो पाओगे। अगर प्रैक्टिस अलग अलग चीजों की करोगे कि ये वाले इसकी टॉपिक की इसकी ऐसे कर लेता हूं, इसकी ऐसे कर लेता हूं, उसकी वैसे कर लेता हूं, तो क्वेश्चन देखने के बाद 10 मिनट तक तो ये समझ में नहीं आएगा कौन से वाली प्रैक्टिस काम में लानी है। अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके रखो कि मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। तो मैं यहां कंफ्यूज करने नहीं आया हूं कि मैं आपको असर्टिव का अलग सिखाऊंगा, आर्गुमेंटेटिव का अलग सिखाऊंगा, प्रॉब्लमेटिक का अलग सिखाऊंगा, एक्सप्लेनेटरी का अलग सिखाऊंगा, नहीं। वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो सब काम मेरा क्लासेस में है, जहां मैं पर्टिकुलर बैच में सिखा रहा हूं, क्योंकि वहां मेरे पास टाइम है, मैं उन्हें कंफ्यूजन से बचा सकता हूं। यहां मुझे एक क्लास में पूरा ऐसे समझाना है और आपको वो समझ करके पूरे साल प्रैक्टिस करनी है। हालांकि लास्ट में मैं उन्हें भी यही सलाह देता हूँ, पूरे साल में उन्हें कुछ भी समझाऊं, लास्ट में मैं उन्हें भी यही देता हूँ कि 3 महीने में अपना एक फॉर्मेट बना लो और उसी पे काम करो। सिखाने के लिए वो मेरा काम है, उस चीज के मैं पैसे ले रहा हूं, तो मुझे वो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे कितना काम आएगा वो मैं अभी बता देता हूं, घंटा काम नहीं आएगा। आपका काम सिर्फ और सिर्फ वही आएगा जो आपने अपने हाथ से साल भर बैठ के प्रैक्टिस किया। तो हम यहाँ कंफ्यूजन में चलेंगे ही नहीं कि 10 तरीके सिखा देता हूँ, 12 तरीके सिखा देता हूँ, 15 तरीके सिखा देता हूँ, नहीं। सिंपल एक फॉर्मेट पकड़ो दिमाग में अपने, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटेंट, सच बताऊं, उतना मैटर ही नहीं करता जितना मैटर करता है पेपर का कंप्लीट होना। आप कितना भी बेहतरीन पेपर लिख लो, अगर आपसे 2 क्वेश्चन छूट गए तो आप पास हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? भाई आपने बहुत अच्छे से पेपर लिखा, सोच सोच के पूरा समझदारी से बहुत अच्छे से पेपर लिखा, लास्ट में 2 ऐसे ही छूट गए, 200 में से 160 का ही अटेम्प्ट कर पाएगा, तो क्या लगता है आपको पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, 2-4 लोग उतने में भी पास हो गए होंगे, बट मेजोरिटी फेल ही होगी, क्योंकि उसका 40 नंबर का तो छूट ही गया है। ठीक है ना? तो अपना फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर रखो कि इसी में लिखूंगा, बैठ से ही लिखना शुरू करूंगा सीधा, अंडर टाइम पहले पेपर क्लियर करना है मुझे। और आप लोगों को ऐसा फॉर्मेट में यहाँ से बता के जाऊंगा कि वो हर टॉपिक पे काम करेगा ही करेगा। ठीक है? तो इन ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, मैं कोई यहाँ ट्रिक देने नहीं आया, मैं आप लोगों को मेहनत का रास्ता बताने आया। समझ में आ रहा है? उसी पे काम करोगे तो ही पास हो पाओगे, देखो सीधी बात है, साफ कहता हूं। तो इंट्रोडक्शन कोई हवा हवाई बातें नहीं। इंट्रोडक्शन हिंदी में मतलब परिचय, टॉपिक का, सब्जेक्ट का, विषय का परिचय देना है। हम किस विषय पे लिखने वाले हैं, कितनी सिंपल चीज है। अरे आपको कोई विषय दिया गया और आप ये बता रहे हो कि विषय है क्या, बहुत सिंपल चीज है ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करनी है? क्यों चीजों को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना है? सीधा बताओ, परिचय दो कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, वो है क्या वो चीज। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो इसमें, वो बता देता हूं इंट्रोडक्शन में। पहला, डेफिनेशन। आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। अगर कोई एक ऐसा वर्ड आया है जिसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है और आपको लगता है कि एक जीरो नॉलेज बेस वाले बंदे को उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए, उसे नहीं पता होगा, तो डेफिनेशन अपने इंट्रोडक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है? अब डेफिनेशन हर चीज की नहीं होती,
आप कुर्सी मेज लेके बैठे हो, मेज की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि आप उसे बताने लगो मेज क्या होती है, कुर्सी क्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर टॉपिक आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो डेफिनेशन देनी चाहिए कि ये क्या होता है। समझ रहे हो कि अगर एक डेफिनेशन साइंटिफिकली एग्जिस्ट करती है तो वो देनी चाहिए। क्लियर है? बहुत सिंपल चीजें हैं, बस अपने दिमाग में समझ लेना इनको, कोई फालतू ट्रिक्स नहीं, कुछ नहीं। दूसरा, अगर डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें क्या देना चाहिए? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ज्यादातर असर्टिव एस्टेज में और एक्सप्लेनेटरी एस्टेज में होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव में नहीं होता है ज्यादातर, लेकिन उन चीजों में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई टॉपिक है, अगर कोई वस्तु है, कहीं से शुरुआत हुई होगी, कहीं पे अंत भी होगा। लाइक विमेन रोल इन फोर्सेस, इसका एक इतिहास है, क्योंकि फोर्सेस की आप डेफिनेशन नहीं दे सकते। अरे फोर्सेस की डेफिनेशन देनी तो आवश्यक नहीं है, बहुत कॉमन चीज है। विमेन्स की नहीं दे सकते, क्या बताओगे? इंसान दो तरीके के होते हैं, एक मेल एक फीमेल, फीमेल को हम विमेन बोलते हैं, ऐसा बताओगे? नहीं। आजकल तो ये भी नहीं कह सकते दो तरीके के होते हैं, पता नहीं कितने तरीके के होते हैं, दे देम वी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देंगे? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर टॉपिक में स्पेसिफिकली इंडिया पूछा गया है, अगर वर्ड मेंशन्ड है इंडिया, तो हम रेशियो रखेंगे 80:20 का। हम 80% बातें इंडिया के बारे में करेंगे, 20% वर्ल्ड एस्पेक्ट लेकर के चलेंगे, 80-20 का। और अगर मेंशन नहीं है, इंडिया वर्ड है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं पूछा गया, कंट्री, नेशन, इंडिया, ऐसा कोई शब्द नहीं आता जो स्पेसिफिकली इंडिकेट करता है भारत को, तो हम रेशियो रखेंगे 60-40 का। 60% बात करेंगे भारत में और 40% बात करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि इंडिया मेंशन हो गया तो हम वर्ल्ड की बात ही नहीं करेंगे, हम तब भी 20% तो वर्ल्ड की बातें करेंगे ही करेंगे। कहां करेंगे? कंपैरिजन में, इंडिया का कंपैरिजन करना पड़ेगा, वर्ल्ड का कंपैरिजन करना पड़ेगा इंडिया के साथ में। अगर टॉपिक आता है विमेन रोल इन फोर्सेस, तो हम इंडिया का तो बताएंगे, 20% वर्ल्ड का भी बताना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में भी चल रहा है भाई ये, है ना। और कहां कितना रेशियो है, भारत में कितना है, कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारा मेन बॉडी में लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख रहे हैं? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कहां से शुरू हो रहा है, कहां से हमने देखना शुरू किया, कहां से इसका इतिहास आता है। दूसरा, डेफिनेशन। इसके अलावा जो आप लोगों को 70 चीजें सिखाई जाती हैं, एनेक्डोट दे दो, स्टोरी दे दो, ना भैया, सीएपीएस में मत देना। सीएससी के लिए बहुत अच्छी चीज है, देनी चाहिए। टीसीएस के लिए बहुत अच्छी चीज है, देनी चाहिए, सीएपीएस में ना देना। 300 शब्द है, स्टोरी को एक्सप्लेन करने में ही 200 खा जाओगे, एनेक्डोट को एक्सप्लेन करने में ही 200 खा जाओगे। या तो उसे आधी अधूरी छोड़ दोगे फिर बिना एक्सप्लेन किए, और या फिर उसे एक्सप्लेन करने जाओगे तो 200 शब्द खा जाओगे। तो यहाँ ये सब में मत पढ़ना। सीएससी में हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा है, 1000 की, 1200 की, 1500 की, 2000 की, वहां बहुत है, वहां लिख लो। यहाँ 300 है, ठीक है। तो 300 शब्द हैं, टू द पॉइंट ही बात करेंगे, इधर उधर घुमा फिरा के लाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम इन दो चीजों का प्रयोग अपने एस्सेज में हमेशा करेंगे, दोनों में से एक तो आना ही आना चाहिए। या तो हम डेफिनेशन देंगे ये चीज क्या होती है, कैसे होती है, कहां से आई, या फिर हम डायरेक्ट बात करेंगे ये चीज कहां से आई और अब क्या है। ठीक है। तो परिचय का, इंट्रोडक्शन का मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
कि बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, केवल हमें ये बताना है कि जो टॉपिक हम आगे लिखने वाले हैं हमें उसके बारे में पता है कि वो टॉपिक क्या है। मैंने 3 पार्ट बताए थे और सब पार्ट मिलाकर के 4 बताए थे, इंट्रोडक्शन, लिंकिंग पैरा, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, इसका मतलब खुद से पूछो टॉपिक क्या है। लिंकिंग पैरा, खुद से पूछो टॉपिक क्यों है। मेन बॉडी, टॉपिक में क्या है। कंक्लूजन, अरे सुन भी रहे हो, मेरी आवाज आ भी रही है? मैं बस बोले जा रहा हूं, मैं बस के कंडक्टर की तरह। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, टॉपिक क्या है। लिंकिंग पैरा, टॉपिक क्यों है। मेन बॉडी, टॉपिक में क्या है। कंक्लूजन, टॉपिक में क्या आगे हो सकता है। ये 4 चीजें खुद से पूछो और लिखना शुरू करो। ठीक है, टॉपिक क्या है हम बताएंगे, डेफिनेशन देंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देंगे, उसका हुक बनाएंगे, उसका बैकग्राउंड देंगे, रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है। अगर मैं आप लोगों में से किसी का, आप लोगों का इंट्रोडक्शन पूछूं तो इंट्रोडक्शन क्या बताओगे। कोई एक बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं तब तक। क्यों करेंगे नॉलेज बेस्ड जीरो मान करके एक्सप्लेन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस एस्से को कौन पढ़ने वाला है। अगर हम जीएम क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम, हमारा जो एस्से पढ़ने वाला है वो साइंस बैकग्राउंड से हो, अगला कॉमर्स से हो, तो इंग्लिश लिटरेचर से हो, तो हमें बताना तो चाहिए ना ये चीज क्या है। तो मैंने आप लोगों को इतना बताया कि इंट्रोडक्शन हम ऐसा सोच करके देंगे कि बिल्कुल जीरो का जीरो नॉलेज बेस है, हम एक एक चीज उसे बताएंगे। इंट्रोडक्शन समझ में आया। साइंस नहीं है कोई, बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई, बस परिचय देना है कि टॉपिक क्या है। हमें पता है कि टॉपिक क्या है, हमें बस इंट्रोडक्शन में ये साबित करना है कि हमें पता है टॉपिक क्या है। क्लियर। अब चलते हैं लिंकिंग पैरा पे। लिंकिंग पैरा, टॉपिक क्यों है। अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उसका उद्गम हुआ होगा, कहीं ना कहीं से तो वो टॉपिक बना है। कोई ऐसी घटना, कोई इवेंट, दुर्घटना, कुछ तो हुआ है कि उसके ऊपर टॉपिक पूछा गया है। ऐसा तो नहीं है ना हवा हवाई टॉपिक बन गया कि प्लेन से जा रहा था, सोचा बादल आ गए, बादलों पे टॉपिक पूछ लेता हूं। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो हुआ है। नेशनल रेफरेंस में, इंटरनेशनल रेफरेंस में कुछ तो हुआ है कि उसके ऊपर टॉपिक पूछा गया। तो हमें यह बताना है कि टॉपिक क्यों पूछा गया। और ये बहुत बड़ा हुक है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। हो सकता है कि आगे ऐसे पढ़े या ना पढ़े, जैसे ही हमें ये पता चल जाता है, इसको ये भी पता है टॉपिक क्या है, ये भी पता है क्यों पूछा गया है, बस बात खत्म हमारे लिए। जैसे विमेन इन फोर्सेज आया, आपका टॉपिक 1-2 साल पहले आया था, तो तब आपने क्या देखा कि एनडीए में फीमेल्स की एंट्री हो गई, परमानेंट कमीशन फीमेल्स को मिल गया। ठीक है, विमेन पायलट्स आ गए, तो टॉपिक वहीं से बना। तो अगर आप ये इनमें से 3 में से कोई 2 समाचार भी आप न्यूज उसमें अपने लिंकिंग पैरा में लिख देते तो अगले को समझ में आ गया कि ये अप टू डेट है, क्या चल रहा है। तो लिंकिंग पैरा का सीधा सीधा मतलब है भाई टॉपिक क्यों पूछा गया है। इसे लिंकिंग पैरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन को, यानी कि बेसिक परिचय को आगे मेन बॉडी में जो हम लिखने वाले हैं कि टॉपिक में क्या है उससे कनेक्ट करता है, इसलिए इसे लिंक करता है, इसलिए इसे लिंकिंग पैरा बोलते हैं। कि बेसिक, अगर हम डायरेक्ट परिचय देने के बाद में शुरू हो जाते हैं कि अभी फिलहाल की क्या सिचुएशन है, अरे भाई सिचुएशन से पहले हम ये बता देते हैं कि समाचार क्या है, उसके बाद हम बताना शुरू करेंगे। और यहीं पे एक मुद्दा निकल के आके आता है जिसे हम कहते हैं फ्लो। तो लिंकिंग पैरा प्रोवाइड कराता है फ्लो।
अगर आपका लिखा हुआ या आपका बोला हुआ फ्लो में नहीं होगा, फ्लो सेटल्ड नहीं होगा, तो कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो वो वेस्ट ही है। कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो वो वेस्ट ही है, 100% वेस्ट ही। कुछ चीजें एक के बाद एक निरंतर हायरार्की में ही आनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपके निबंध में प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन लिख दूं, तो क्या प्रॉब्लम लिखने का कोई मतलब रह जाएगा? कोई भी मतलब नहीं है फिर उस चीज का। मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिखने के बाद करंट सिचुएशन लिख दूं, कोई मतलब रह जाएगा उसका? अरे करंट सिचुएशन जो है वो किसने क्रिएट की? प्रॉब्लम्स ने। तो हम पहले करंट सिचुएशन लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये करंट सिचुएशन क्यों पैदा हुई, ये क्यों बनी। क्यों बनी? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का इंपैक्ट क्या था, इंपैक्ट इतना बड़ा था तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं किया, सोल्यूशन किया गया तो क्या क्या सोल्यूशन किए गए, फ्लो में आई चीजें। अगर इनमें से एक भी चीज ऊपर नीचे हो जाए, क्या दूसरी का कोई मतलब रह जाएगा? अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो फ्लो में पढ़ोगे, पहले सोल्यूशन पढ़ने के बाद प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं, पहले कंक्लूजन लिखने के बाद, पहले मेन बॉडी लिखने के बाद इंट्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं। आप लास्ट पैरा में इंट्रोडक्शन करने लगो कि ये टॉपिक क्या था। अरे भाई तुम ऊपर 2 पेज लिख के आ गए, अब बता रहे हो टॉपिक क्या था, कोई मतलब रह जाएगा उसका? कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए फ्लो सबसे ज्यादा जरूरी है, और फ्लो में लिंकिंग पैरा पार्ट करता है इंट्रोडक्शन को लिंक करने से मेन बॉडी। ठीक है, तो परिचय दे दिया, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, उसके बाद हमने लिंकिंग पैरा दे दिया कि ये समाचार चल रहे हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल रिलेवेंस में। फिर हमने बताया कि ये समाचार, ये जो आए हैं, जो पॉलिसी आई है या ये इंसिडेंट हुआ है, अब समाचार क्या हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पॉलिसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है समाचार। वो क्यों आया, करंट सिचुएशन क्या थी, सरकार को ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा, ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। तो करंट सिचुएशन हम मेन बॉडी के पैरा 1 में लिखते हैं, करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या है ये हम लिखेंगे मेन बॉडी पैरा 1 में। अभी की हालांकि स्थिति क्या है। अब हमने स्थिति बता दी कि भाई अभी फिलहाल भारत में ये स्थिति चल रही है, वर्ल्ड में ये स्थिति चल रही है, या सोशली ये स्थिति चल रही है, इकोनॉमिकली ये स्थिति चल रही है। वो स्थिति किन्हीं कारणों से बनी होगी। हम बात करते हैं विमेन इन फोर्सेज, हमने बता दिया कि हमने इंट्रोडक्शन दिया कि विमेन इन फोर्सेज कब से चली आ रही है, भारत में इतिहास क्या है, दुनिया में कितना हो रहा है, हमने वो बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय दे दिया, लिंकिंग पैरा दे दिया कि एनडीए में दे दिया, परमानेंट एंट्री दे दी, विमेन पायलट्स भी आ गई। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है, हम करंट सिचुएशन में डेटा देने लगे, आर्मी में इतनी है, नेवी में इतनी है, एयरफोर्स में इतनी है, और दुनिया को देखते हुए ये डेटा बहुत कम है, कंपैरिजन कर दिया हमने दुनिया के डेटा से, और कुछ देशों की स्थिति हमसे भी खराब है, लेकिन अभी हमें भी बहुत ज्यादा आगे चलने की जरूरत है, हमने वो कंपैरिजन कर दिया, करंट सिचुएशन दे दी, डेटा के साथ दे दी, फैक्ट्स के साथ दे दी। करंट सिचुएशन डेटा और फैक्ट्स के साथ दी जाती है। तो बहुत लोग जो पूछते हैं कि डेटा और फैक्ट्स कहां देने चाहिए, तो करंट सिचुएशन में देना चाहिए, मेन बॉडी के पैरा 1 में देना चाहिए, ताकि आप जो लिख रहे हैं आप उन्हें सपोर्ट कर सके, अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सके। अपनी स्टेटमेंट सपोर्ट करने के लिए डेटा और फैक्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो हमने बता दिया, मेन बॉडी पैरा 1 में बता दिया कि अभी इतनी इतनी विमेन्स हैं, इतनी इतनी विमेन्स एंट्री हो रही है, ये सब हो रहा है, वो करंट सिचुएशन दे दी। वो करंट सिचुएशन बनी कैसे, क्या कारण रहे हैं। अगर वो सिचुएशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का कारण बताओ, वो सिचुएशन नेगेटिव है तो नेगेटिव का कारण बताओ, उस सिचुएशन में ग्रो नहीं हो रहा है तो ग्रो ना होने के कारण बताओ, वो सिचुएशन डिक्लाइनिंग है तो कारण बताओ, इंक्रीजिंग है तो कारण बताओ। अब विमेन इन फोर्सेज है तो सिचुएशन खराब है, डेफिनेटली पता है आप लोगों को। अरे विमेन इन फोर्सेज में सिचुएशन खराब है, रेशियो बहुत कम है दुनिया को देखते हुए, या भागीदारी देखते हुए जेंडर की। तो कारण क्या बताएंगे, प्रॉब्लम।
कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि ये रेशियो नहीं बढ़ रहा है? हम प्रॉब्लम क्या बताएंगे जो भी आप लोग के दिमाग में आती हो, जैसे सोशल स्टिग्मा, लेस एजुकेशन रेट, बहुत सारी चीजें हैं ना जो विमेन्स को फोर्सेज में जाने से रोकती हैं। सोशल स्टिग्मा है कि फोर्सेज में विमेन्स को नहीं जाना चाहिए। तो वो कारण बताएंगे हम कि क्या कारण है। तो करंट सिचुएशन बता दी, करंट सिचुएशन के कारण बता दिए। अगर कोई एक्सीडेंट है, प्रॉब्लम है, लाइक एनवायरमेंट का कोई टॉपिक होता, ठीक है, तो हमने एनवायरमेंट की करंट सिचुएशन बता दी कि भैया न्यू दिल्ली में एयर कंडीशन इतनी खराब चल रही है, आसपास के क्षेत्रों में इतनी खराब चल रही है, वाटर इतना डिप्लेशन हो गया, फलाना ढिकाना, हमने सब बता दिया करंट सिचुएशन। हुआ कैसे, हमने कारण भी बता दिए, है ना, कि क्यों हो रहा है, कारण भी बता दिए, क्योंकि आप लोगों को पता है, पढ़ लोगे आप लोग। अगर प्रॉब्लमेटिक ऐसे है तो हम उसमें एक स्टेप और ऐड करते हैं जिसको कहते हैं इंपैक्ट। व्हाट आर द इम्पैक्ट? टेररिज्म है, एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी है, एक्सीडेंट है, कुछ भी है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का इंपैक्ट होगा ही होगा। तो हम एक स्टेप और ऐड करते हैं, इंपैक्ट। कुछ टॉपिक्स में इंपैक्ट नहीं होता है, उसमें इंपैक्ट नहीं लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसकी जगह कैसे बनाई जाएगी? इसकी जगह बनाई जाएगी, प्रॉब्लम्स को कम एक्सप्लेन करके जगह बनाएंगे और इंपैक्ट लिखेंगे, क्योंकि इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो वो पैरा जो सेकंड है वो कारण बताने का है, कारण बताओ। इंपैक्ट भी उसी का पार्ट है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पैरा पे। पहले में करंट सिचुएशन, दूसरे में कारण, इंपैक्ट, सब बता दिए। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे में क्या लिखेंगे? तीसरे में लिखेंगे गवर्नमेंट ओरिएंटेड सॉल्यूशन। हमारे नहीं, अपने नहीं, गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट या एनजीओ, अपने पर्सनल छोड़ करके सारे के सारे। अब हमने प्रॉब्लम बताई कि भाई सोशल स्टिग्मा है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, एक सोल्यूशन दो। जेंडर रेशियो है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, एक सोल्यूशन दो। लो एजुकेशन रेट है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, एक सोल्यूशन दो। तो यहीं पे आपकी क्या ऐड हो जाती है, गवर्नमेंट सोल्यूशन में पॉलिसीज ऐड हो जाती है, आपका टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझे? तो हमने करंट सिचुएशन बता दी, प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद हमने इंपैक्ट आया तो इंपैक्ट बता दिया, फिर उसके सोल्यूशन गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी बता दिए। कुछ बचा? हमने टॉपिक बता दिया क्या होता है, हमने टॉपिक बता दिया क्यों पूछा गया, हमने टॉपिक की सिचुएशन बता दी, हमने टॉपिक के कारण बता दिए कि वो सिचुएशन क्यों बनी हुई है, हमने उसका इंपैक्ट बता दिया, हमने उसके गवर्नमेंट के सोल्यूशन बता दिए, सब बता दिया, है ना। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन आएगा या वे फॉरवर्ड आएगा? अगर टॉपिक प्रॉब्लमैटिक है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है, रिलेशन डिस्कस किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है, तो हमेशा उसमें वे फॉरवर्ड आएगा। वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह, कि आगे क्या होना चाहिए, यानी टॉपिक में आगे क्या हो सकता है, आगे की राह, वे फॉरवर्ड। और ये आपका प्योर अपने वर्ड्स में होगा, आपके अपने सोल्यूशन। मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट के, एनजीओ के, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के सारे सोल्यूशन तो वो तो उसमें आगे थर्ड पैरा में। आपके हिसाब से और क्या हो सकता है, क्या सुधार किए जाने चाहिए, कैसे किए जाने चाहिए, आप क्या सोचते हो, आपके अपने विचार। अभी तक जो ऊपर चल रहा था वो सब डेटा, फैक्चुअल सब कुछ था, अब आपके अपने विचार है, अब क्या किया जा सकता है। कंक्लूजन कहां आएगा? कंक्लूजन आएगा आर्ग्यूमेंटेटिव एक्शन। जब हम किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे तो हम उसको कंक्लूड करेंगे, उसका समावेश करेंगे कि सारी बात का निचोड़ क्या है। कंक्लूजन बोलते हैं निचोड़ को, सारी बात का निचोड़ क्या है, कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। और कंक्लूजन हमेशा बैलेंस होता है,
वे फॉरवर्ड हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, दोनों में ये डिफरेंस। वे फॉरवर्ड हमेशा ही प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि आगे ही रहा है, फ्यूचर बता रहे हैं, तो फ्यूचर कैसे बताएंगे भाई? आगे का अच्छा ही बताएंगे, समझे? तो कितना आसान है स्ट्रक्चर, अगर इसी एक स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर ली जाए, इधर उधर सर ना मार करके, हजार ट्रिक्स ना सीख करके, ये ना करके, वो ना करके, एक ही पे लगातार प्रैक्टिस की जाए कि हमें पता है पहले परिचय देना है, फिर टॉपिक क्यों पूछा गया है वो बताना है, फिर करंट सिचुएशन बतानी है, फिर प्रॉब्लम्स बता रही हैं, इंपैक्ट बताना है, उसका सोल्यूशन बताने हैं, फिर अपने विचार बताने हैं, खत्म करना। सीधा सिंपल शॉर्ट। चलिए तो अब क्लास खत्म करता हूँ, आप लोगों से डाउट पूछूंगा, क्लास खत्म करता हूँ।